हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर जो आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर छाट कर निकाले गए हैं जो कि 5 नंबर वाले हैं और आपके टर्म 2 एग्जाम में यानी 4 जुलाई को ये पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में किसे वोट का अधिकार प्राप्त है। मतलब भारत में ऐसे कौन से नागरिक हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो वोट दे सकते हैं यानी मतदान कर सकते हैं। तो हमारे देश में वोट देने का अधिकार उसे है, किसे, अब यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट वाइज देख सकते हैं। पहला है कि जो भारत का नागरिक है, सबसे पहला कि वो भारत का हो, किसी और देश का नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा का क्या है कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। पहला तो वो भारत का हो, मतलब हमारे ही देश का हो, और दूसरा है उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरा का है कि कोई गंभीर अपराध का दोषी होने पर अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। अब कोई गंभीर अपराध कर दिया जैसे देशद्रोह, तब भी उसे वंचित नहीं रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि समानता के अधिकार पर एक नोट लिखिए। मतलब समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं या फिर समानता का अधिकार किसे कहते हैं, ये हम लोग को विस्तृत वर्णन करना है। तो उत्तर देख सकते हैं कि हमारे संविधान के तीसरे भाग है तीसरा में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का पहला स्थान है। इसमें निम्न अधिकार शामिल है। यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आप लोग भी पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, इससे आपके नंबर कटने के चांस बहुत ही कम होते हैं। सभी लोग कानून की दृष्टि में समान है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। पहला पॉइंट है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है, मतलब कि कोई गरीब है या फिर अमीर, वो सभी लोग कानून की दृष्टि में समान है, या फिर कोई अफसर है या फिर कोई छोटा व्यक्ति, वो सभी लोग समान ही है कानून की दृष्टि में। फिर दूसरा का देख सकते हैं पॉइंट कि नागरिकों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये गलत है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि अब जो नागरिक हैं उनका क्या धर्म है, क्या मूल वंश है, क्या जाति है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि लोक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। और अगला है पॉइंट देख सकते हैं कि अस्पृश्यता वर्जित की गई है। मतलब पहले जो छुआछूत चलता था ना कि छुआछूत है, इस प्रकार से किसी को बस में नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन अब अस्पृश्यता यानी छुआछूत वर्जित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देख सकते हैं जो कि 5वां पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का उन्मूलन किया गया। यह हो गया आप लोग का 5 पॉइंट। और यहाँ से आपका 5 पॉइंट में आपके आंसर काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका समझाएं। अब चुनाव में हमें राजनीतिक दल की भूमिका क्यों होती है, इसी को हम लोग को समझाना है। तो उत्तर दे सकते हैं कि अधिकांश देशों में, मतलब अधिकतर देशों में राजनीतिक दलों का उदय चुनावी प्रक्रिया में होता है। केवल कुछ साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चुनावी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वास्तव में राजनीतिक दल ही चुनाव को अर्थ देते हैं। अब राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे तो चुनाव किसके लिए होगा, यहाँ कहने का यही अर्थ है। वह प्रजातंत्र को, आगे देख सकते हैं कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल जनता के प्रमुख चुनाव में अलग अलग पसंद व्यक्त करते हैं, अपनी नीतियां व कार्यक्रम से जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं व विरोधी दलों के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब जो राजनीतिक दल है उनके बीच चुनाव होगा और जो जीतेगा वही सरकार बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारें बनाते हैं। वह विरोधी दल मतलब कि जो दल हार गया वो तो जीतने वाले दल का विरोधी हो गया, तो उसका भूमिका निभाते हैं। अब जैसे हारे हुए दल हैं, मान लीजिए कि अभी सरकार है बीजेपी का,
बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कोई गलत कदम उठाने वाली है, आप लोग ये सपोज कीजिएगा, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी कोई गलत कदम उठाने वाली है, तो जो इसका विरोधी दल है, जैसे इसका विरोधी दल मान लेते हैं कांग्रेस है, तो कांग्रेस इस पर दबाव बनाएगी कि आप गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, आपको गलत कदम नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार से दबाव बनाएगी और फिर इस प्रकार से यहाँ से जो सही निष्कर्ष है वो निकल के आएगा। विरोधी दल का यही पर यहाँ काम है। इसके बाद देख सकते हैं आगे क्या दिया गया है कि राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत निर्माण करते हैं व सरकार व अधिकारियों पर नियंत्रण करते हैं। राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाती है। राजनीतिक दलों की एक नकारात्मक भूमिका यह अवश्य रहती है कि यह जनता को संकीर्ण आधार अर्थात जाति, धर्म व भाषा आदि पर बांटते हैं। वह इन आधारों पर वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे तेन की वह समाज की एकता को खतरा पैदा होता है। चुनाव प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को भूमिका लगातार बढ़ रही है। यह हो गया आप लोग का इसका राइट आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या विशेषताएं हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या विशेषताएं हैं, तो पंथ निरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पंथ निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होता है। व्यक्ति किसी भी पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य पंथ या संप्रदाय के नाम पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं दूसरा का पॉइंट कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट हैज नो रिलेशन, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता है। राज्य के लिए सभी पंथ समान होते हैं। राज्य के कानून या संविधान किसी भी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और राज्य किसी भी पंथ में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं तीसरा का कि लोकतंत्र का समर्थक, मतलब सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पंथ निरपेक्ष राज्य की सभी धर्मों को समान महत्व देता है, इसलिए ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा मिलता है। यही हो गया आप लोग का इसका राइट आंसर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगला पॉइंट भी दिया गया है कि पंथ का राजनीतिक से पृथक्करण, मतलब कि पंथ निरपेक्ष राज्य में पंथ और राजनीति को अलग अलग रखा जाता है। कानून के माध्यम से राज्य पंथ को व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन तक सीमित करता है। यह हो गया आप लोग का इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कि समानता के कितने प्रकार हैं, मतलब समानता के हम लोग को प्रकार को बताना है। तो देख सकते हैं कि लाइव ब्राइस के अनुसार समानता के निम्नलिखित 5 प्रकार है। जो लाइव ब्राइस थे इनके हिसाब से 5 प्रकार है। कौन कौन से? पहला है नागरिक समानता, फिर दूसरा हो गया सामाजिक समानता, तीसरा हो गया राजनीतिक समानता, और चौथा हो गया प्राकृतिक समानता, और पांचवा हो गया आर्थिक समानता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो कि है कि नैतिक कर्तव्य का क्या अर्थ है। उत्तर देखते हैं कि नैतिक कर्तव्य उस कर्तव्य को कहते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं, अर्थात राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत समाज की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, ईमानदारी रखना, माता पिता की आज्ञा मानना आदि आते हैं। जिन व्यक्तियों में देख सकते हैं कि नैतिक गुणों का विकास होता है वे व्यक्ति बड़े सफल होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिनमें नैतिक गुण होते हैं वो सफल होते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। यह होगा आप लोग का इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे, यहाँ पर रेगुलर सोल्यूशन कराए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।